दोस्तों आप सभी के अपने YouTube चैनल नॉलेज 07 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 10th का, जो कि सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का है और चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का है। जी हाँ, इसके अंतर्गत जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 3 का एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, अगर आप एग्जाम में आता है तो। जी हाँ, तो आप लोग प्रत्येक दिन शाम 5 बजे जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए प्रत्येक दिन एक नया चैप्टर के साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस चैप्टर का। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जी हाँ, आप लोग को पीडीएफ भी मिलने वाला है, तो जुड़ रहिए पहले। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसके प्रमुख कारण क्या थे? तो कुछ इस प्रकार उत्तर है। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। निम्नलिखित पॉइंट नंबर 1 है, 1971 में कांग्रेस का दिया गरीबी हटाओ का नारा झूठा साबित हुआ था। नारा जो 1971 में जो नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा, वो झूठा साबित हो गया था। बांग्लादेश का निर्माण कराने तथा वहाँ से आए शरणार्थियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। और पॉइंट नंबर 3 है, बांग्लादेश की स्थापना से कूदकर अमेरिका ने सहायता पर पाबंदी लगा दी थी। बांग्लादेश की स्थापना से कूदकर अमेरिका जो है वो क्या सहायता पर पाबंदी लगा दी थी। और चौथा नंबर पॉइंट है, 1972 से 73 में मानसून द्वारा दिया गया धोखा। जी हाँ, तो 1 नंबर क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार उत्तर है, मानसून द्वारा दिया गया धोखा। 1972 से 73 में कुछ फसल भी नहीं उग पाया था। जी हाँ, तो बिहार में छात्र आंदोलन के कुछ इस प्रकार उत्तर था। जी हाँ, बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण फोर कुछ इस प्रकार था। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को भी पता होगा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसको हर हाल में याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ उत्तर इस प्रकार है। चिपका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि कृषि का उपकरण बनाते हेतु कुछ अंगों के वृक्षों की प्राप्ति की प्रार्थना पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देना। चिपका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि कृषि का उपकरण जो होता था, उपकरण बनाने हेतु कुछ अंगों के वृक्षों की प्राप्ति की प्रार्थना पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देना, उल्टे उसे व्यावसायिक कार्य हेतु नीलाम कर देना। उल्टे उसे ही व्यावसायिक कार्य वर्ग में नीलाम कर देना। इस कारण किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस कारण क्या हुआ? किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। वे वृक्षों से चिपक जाते थे, वे वृक्षों से क्या हो जाते थे? चिपक जाते थे, और उसे पेड़ जो है उसे काटने नहीं देते थे, उसे काटने नहीं देते थे, वे वृक्षों से चिपक जाते थे। इस कारण इसे चिपका आंदोलन कहा गया। इसीलिए इसका चिपका आंदोलन नाम भी रखा गया और इसे चिपका आंदोलन का नाम भी दिया गया। आंदोलन का आरंभ उत्तराखंड के कुछ गाँव में हुआ था। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि चिपका आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो उत्तराखंड के कुछ गाँवों से हुआ था, जो बाद में पूरे राज्य में फैल गया। और बाद में क्या हुआ था? पूरा राज्य में फैल गया था। और किसी भी पेड़ को काटने से रोका जाने लगा। किसी भी पेड़ काटने से रोका गया। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है आपके लिए। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है।
स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है? स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है? जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार उत्तर है। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन उसे कहते हैं जो किसी अन्य देश के दबाव में या निर्देशन में नहीं चलता। स्वतंत्र माने आज़ाद होता है। राजनीतिक संगठन उसे कहा जाता है जो किसी अन्य देश के दबाव में, कोई अन्य जो देश होता है उसे उसके दबाव में या निर्देशन में नहीं चलता है, उसे स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कहा जाता है। वह अपना अस्तित्व स्वतंत्र बनाए रखता है, वह अपना अस्तित्व जो होता है उस अलग स्वतंत्र बनाए रहता है, किसी अन्य दल से गठबंधन नहीं करता, अकेले चुनाव लड़ता है और बहुमत मिलने पर सरकार गठित करता है। चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद शासन की लालच में वह गठबंधन नहीं करता, वह सदैव अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखता है। जी हाँ, तो स्वतंत्र राजनीतिक संगठन का कुछ इस प्रकार उत्तर था 3 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। जी हाँ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है 4 नंबर। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कुछ इस प्रकार है। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी? तो कुछ उत्तर इस प्रकार है। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के खरीद मूल्य में वृद्धि कराने, कृषि से संबद्ध उत्पादों के अंतर राज्य आवाजाही पर लगी पाबंदियों को खत्म करने की, समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली की आपूर्ति करने, किसान के बकाये कर्ज की माफ़ी तथा किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान करने की मांग की थी। ये सब मांग की थी। जी हाँ, जो समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली की आपूर्ति करने की मांग की थी, किसानों के बकाये जो कर्ज था उसे माफ़ कर देने की माफ़ी तथा किसानों के जो लिए पेंशन योजना का प्रावधान करने की मांग की थी। पेंशन जो मिलता है वो पेंशन योजना का प्रावधान करने की मांग की थी। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगें ये थी और भारतीय किसान यूनियन की इन मांगों से प्रभावित होकर देश के अन्य किसान भी ऐसी ही मांग उठाने लगे। भारतीय किसान यूनियन की इन मांगों से प्रभावित होकर देश के अन्य जो किसान हैं किसान भी ऐसी ही मांग उठाने लगे। यूनियन ने अपनी मांगों को बनवाने के लिए अनेक प्रकार के दबाव बनाना आरंभ कर दिया। यूनियन ने अपनी मांगों को बनाने के लिए अनेक प्रकार के दबाव बनाना आरंभ कर दिया। जी हाँ, तो भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। राजनीतिक दल की परिभाषा दे। राजनीतिक जो दल होता है उसे वह क्या है? राजनीतिक दल क्या है? तो इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है। साधारणतः राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के उस समूह से है जो राजनीतिक हितों की पूर्ति के उद्देश्य से संगठित किए जाते हैं। जो उस समूह से है ऐसी व्यक्तियों के उस समूह से है जो राजनीतिक हितों की पूर्ति के उद्देश्य से संगठित किए जाते हैं। लेकिन इस दल की उद्देश्य केवल राजनीतिक कार्य कलापों तक ही सीमित होना चाहिए। संक्षेप में कहे यानी कि छोटा में कहा जाए, अगर शॉर्टकट में कहा जाए, संक्षेप में कहेंगे कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित दल को राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, राजनीतिक जो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित दल को राजनीतिक दल कहते हैं। समझ में आया? इन दलों को उद्देश्य सत्ता प्राप्त करने या सत्ताधारी दल से मनमानी करने से रोकना होता है। कोई भी जो दल जो होता है उसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना या सत्ताधारी जो दल होता है उसे मनमानी करने से रोका जाता है। राजनीतिक दल इसे ही कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है। दल बदल कानून क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जी हाँ, दल बदल कानून कौन सा है? तो किसी सांसद या विधायक द्वारा अपने दल को त्याग कर दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करना दल बदल कहलाता है। अगर एक जो दल है दूसरे दल में चला जाता है, ये क्या है? दल बदल है। दल बदल यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाना, ये दल बदल है। एक स्थान से दूसरे स्थान बदल गया। तो इसी तरह अगर एक दल को त्याग कर दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है उसे दल बदल कहा जाता है। ऐसी स्थिति को सदैव सरकार के अस्थायित्व पर आशंका बनी रहती है।
इससे ऊब कर दल बदल कानून बनाना पड़ा और लागू करना पड़ा। इसी इससे ऊब कर दल बदल कानून बनाना पड़ा और लागू करना पड़ा। अब दल की सांसदों या विधायकों की संख्या के एक खास प्रतिशत से कम संसद या विधायक दल बदलते हैं। आप कम देखा जाता है, नहीं तो बहुत पहले दल बदल होता था, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। उसकी अगर बार बार दल बदल करता है तो उसका सदस्यता जो है वो समाप्त भी हो सकती है। यह कानून जब से लागू हुआ है तब से लोकसभा या विधानसभा की स्थिरता निश्चित हो गई है। तब का हो गया, स्थिरता जो है वो निश्चित हो चुकी है। जी हाँ, तो 6 नंबर क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार उत्तर था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है। सूचना का अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? सूचना का जो अधिकार है वो सूचना का अधिकार जो आंदोलन थे उसका मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो सूचना का अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। जो पॉइंट नंबर 1 है, पंचायत के दस्तावेजों की आधिकारिक प्रतिलिपि दी जाए। पंचायत को दस्तावेजों की आधिकारिक प्रतिलिपि दी जाए। दूसरा जो मांग था, सूचना के अधिकार को कानूनी मान्यता मिले। तीसरा जो था, सूचना की स्वतंत्रता नाम से एक विधेयक पारित किया जाए। और चौथा जो मांग था, मांगी गई सूचना में कोई हिला हुज्जत नहीं की जाए। मांगी जो सूचना है उसे कोई भी मांगने में हिला हुज्जत नहीं किया जाए। तो कुछ इस प्रकार था उत्तर 7 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर भी क्वेश्चन। आपके लिए जितना भी क्वेश्चन है दिया जा रहा है उन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार उत्तर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि कुछ थोड़े से लोगों के लाभ के लिए बहुतों को ना उजाड़ा जाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन का यही उद्देश्य था कि कुछ थोड़े से लोगों के लाभ के लिए बहुतों को ना उजाड़ा जाए। बाद में आंदोलन ने बड़े बांधों के निर्माण का खुल्ला विरोध शुरू कर दिया। 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलन की ही उपलब्धि थी। 2003 में जो स्वीकृति राष्ट्रीय पुनर्वास नीति जो हुई थी वो नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलन की ही उपलब्धि थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन का ही असर था। जी हाँ, तो 8 नंबर क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो एक बात और बता दें कि अगर इसी 8 में से एक न एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको आने वाला है, नहीं तो आपका सेटअप एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आप लोग को देखने को मिलेगा। इस 8 नंबर क्वेश्चन अगर 1 से लेकर 8 क्वेश्चन तक अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इसी 1 से लेकर 8 तक एक न एक क्वेश्चन आने वाला है। जी हाँ, तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और चलिए, अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो इसीलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ, आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहिए या ना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।